साल के भी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया है ना। डीएनए के आधार पर लिख रहे हैं हम लोग, डीएनए के आधार पर। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई माइका लाल नहीं इसको चुनौती देने वाला, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाला कि आप हमें विदेशी कैसे कह रहे हो। हम क्या चाहते कोई करे, मगर कोई करने वाला ही नहीं है। वो इतना करेगा, अगर कोलकाता में हमने कार्यक्रम आयोजित किया, डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, तो ब्राह्मण पुलिस को मैनेज करके करेगा, नहीं नहीं उनके भाषणों से हमें तकलीफ होती है, इसलिए इस कार्यक्रम का हमें अपोज है। आप चिल्लाते हो जय मूल निवासी, आपको अच्छा लगता है, मगर गांव के लोग चिल्ला रहे थे जय श्री राम, उनको मालूम ही नहीं है कि वो ब्राह्मणों को मजबूत कर रहे हैं। ये जो सीए का जवाब है डीएनए है। ये जो विदेशी ब्राह्मण है, ये विदेशी कहने से कोई धारा नहीं लगेगी। हमारे पास सबूत है, तथ्य है, ब्राह्मण विदेशी है। और ब्राह्मण विदेशी है, केवल ब्राह्मण विदेशी कहने से नहीं चलेगा। डीएनए ने बताया कि ब्राह्मण विदेशी होने के कारण उन्होंने वर्णा सिस्टम बनाई, कास्ट सिस्टम बनाई। हम कह रहे हैं मूल निवासी, और मूल निवासी कितने कास्ट में डिवाइड है? 6,700 6,000 6,500 जातियों में लगभग डिवाइड है। तो मूल निवासी बनाना पड़ेगा ना, वो तो कास्ट में है। कोई चमार के नाम पर इकट्ठा होता है, कोई आहिर के नाम पर इकट्ठा होता है, कोई कुर्मी के नाम पर इकट्ठा होता है, इधर तो नमोशूद्राय के नाम पर इकट्ठा होता है, बावरी के नाम पर इकट्ठा होता है। अब आरएसएस के लोगों ने तो मतुआ आंदोलन को भी निगलने का, हाईजैक करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। हरिचंद ठाकुर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। अब हरिचंद ठाकुर गुरुचंद ठाकुर के साथ कृष्ण का तस्वीर लगाना शुरू कर दिया। अब हरि बोल, वो उधर दिखाते हैं, उधर हरि है, कृष्ण। हाईजैक करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। डीएनए ने सिद्ध कर दिया, ब्राह्मण आज से 4,000 वर्ष पहले इंडिया में आए। उनका मूल मातृभूमि यूरोप और रशिया के मध्य भूभाग में था, जिसका नाम है वेस्ट यूरेशिया। ब्राह्मण नहीं था, उनका कुछ अलग नाम होगा। तो डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने ब्राह्मण के जो पूर्वज आज जहाँ रहते हैं वर्तमान, उनको नाम दिया है वेस्ट स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी। अगर ये बात पूरे भारत भर में डीएनए की बात फैल गई, तो हम लोग फिर ब्राह्मण को ब्राह्मण कहना छोड़ देंगे। जो साइंस ने नाम दिया है वही नाम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ग्लोबल नाम है। मगर अभी वो लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए ब्राह्मण का नाम ब्राह्मण लेना पड़ रहा है। उनका नाम क्या है साइंस की भाषा में? स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी। अनुवाद क्या होता है? स्टेप पैस्टोरलिस्ट का मतलब होता है अत्यंत जंगली, असभ्य जमात। उसमें भी उनका जो नेचर है वो स्थिर नहीं है, घूमने वाला उनका नेचर है। तो असभ्य, जंगली, घुमंतु जमात। ब्राह्मण अपने आप को क्या कहता है? आर्य। अपने आप को क्या है? सुपीरियर। साइंस क्या कह रहा है? हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा है। स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी जब आए तो साथ में महिला लेकर नहीं आए। 3.5% ब्राह्मणों की जो आज औरतें हैं, ये यही की औरतें हैं। ये डीएनए ने प्रूव किया, इस वजह से पकड़े गए, क्योंकि उनका डीएनए वो पुरुष लोगों का डीएनए वहाँ मैच हो गया, मगर उनकी औरतों का डीएनए ब्राह्मण पुरुषों के साथ
मैच नहीं हुआ, उनकी औरतों का डीएनए उधर भी नहीं मैच हुआ, उनकी औरतों का डीएनए हमारी एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के साथ मैच हुआ, तब वो माइकल बामशाद को सवाल पड़ गया, अरे ऐसा क्यों हुआ, इनका डीएनए उधर क्यों नहीं मिल रहा है, इनका डीएनए इधर ही क्यों मिल रहा है। तो महिलाओं का डीएनए जो होता है वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। महिलाओं के डीएनए को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, वो बदलता नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। तो हमारी मूल्यवासी महिलाओं में से 3.5% महिलाओं का उन्होंने यूज किया। अब 3.5% महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनका डीएनए पुरुषों के साथ मैच होता है, महिलाओं का डीएनए हमारे साथ मैच होता है। सादी भाषा में कहा जाए, देशी कंपनी है मगर उसका प्रोडक्शन विदेशी है, साइंटिफिक भाषा में। तो ब्राह्मणों ने लिखा है स्त्री को आजाद नहीं करना चाहिए। देखो ब्राह्मणवाद, स्त्री को आजाद नहीं मानना चाहिए, न स्त्री स्वतंत्र मरहती। ब्राह्मणवाद को हमारे पुरुष लोग भी ढो रहे हैं। आप आजाद होना चाहते हो मगर प्रैक्टिस ब्राह्मणवाद पर कर रहे हो, आजाद कैसे होंगे? अब डीएनए को सोच कर समझ कर देखो। उसने कहा न स्त्री स्वातंत्र मरहती, बच्चा जब लड़की पैदा होती है माँ बाप की गुलाम रहेगी, शादी योग्य हो जाएगी पति की गुलाम रहेगी, जब बच्चे वगैरह हो जाएंगे बूढ़ी हो जाएगी तब बच्चों की गुलाम रहेगी। तो मनु महाराज ने लिखा न स्त्री स्वातंत्र मरहती, स्त्री आज़ादी के लायक नहीं है। इसको किसने अधिकार दिया? ब्राह्मण को। मनु महाराज ने आगे लिखा सभी पाप की जननी महिला है। और महिला क्या कर रही है? जिसने गाली दिया उसको मजबूत कर रही है। कोई बाबा आता है तो कौन ज्यादा जाता है? अभी एक मार्केटिंग में बाबा आ गया, क्या बाबा का नाम नहीं, वो बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम है ना एक बाबा, वो अलग अलग राज्यों में जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन जाता है सुनने के लिए? और उसको पूछा जाता है तुम्हारा क्या मकसद है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में क्या लागू करना चाहते हो? ब्राह्मणों का राज लागू करना चाहते हो, मनुस्मृति का राज लागू करना चाहते हो। और मनुस्मृति में क्या लिखा है? महिला सभी पाप की जननी है। तो महिलाओं को जागरूक नहीं करोगे तो महिला दूसरे का काम करेगी ना। मगर सवाल है क्यों लिखा ऐसा? सवाल है कि महिलाओं ने ऐसा क्या बुरा काम किया कि उसको सभी पाप की जननी माना जा रहा है। तो बाबा साहब ने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म एक किताब लिखी है, उस टाइटल है फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। उस किताब में बाबा साहब ने इसका जवाब दिया है महिलाओं ने शाक्य मुनि बुद्धा के समय में, पुरुष लोगों भी फुल टाइम बनकर कार्य कर रहे थे भिक्खु बनकर, तो महिलाओं ने भी ग्रह त्याग किया, केश मुंडन किया, वो भी भिक्खु नहीं बनी और घर घर जाकर लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्त करने का अभियान किया। तो ब्राह्मणों को डर है कि बुद्धा ने संगठित आंदोलन चलाया, उसमें पुरुष लोग तो सहभागी थे मगर उनकी संख्या से ज़्यादा महिलाएं भी सहभागी थी। इस वजह से अशोक राजा बन पाया। सामाजिक आंदोलन चलाने में महिलाओं का हिस्टोरिकल कारण था। ये बात पुष्यमित्र शुंग की द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई। हत्या का डेट है ईसा पूर्व 185 को मौर्य राजा की हत्या की गई और 185 को ही मनुस्मृति लिखा गया। तो मनुस्मृति अशोका और बुद्धा के आंदोलन को ध्यान में रखकर लिखा गया। महिलाओं ने ब्राह्मणवाद को गाड़ा, इसलिए ब्राह्मण ने उनको सभी पाप की जननी माना। और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, जातियों का निर्माण किया और हमारे 6,500 जातियों के लोग आपस में एक डीएनए के लोग हैं। ये बात लोगों को बतानी है, खाली जय मूल निवासी कहने से उनके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, समझाना होगा। ट्राइब्स आपस में भी लड़ते तो उनका भी डीएनए एक है।
देखो डीएनए रिपोर्ट आया, ब्राह्मण विदेशी है। तब ज्ञानेश्वर चौबे चुप था 2001 में। 2019 में राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया। राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने कह दिया कि ये डीएनए रिपोर्ट 4700 साल पुराना है, यानी ब्राह्मणों के भारत में आने का कोई आता पता नहीं है। 4000 बात आए, ये 700 साल पुराना डीएनए मिला ह्यूमन बॉडी में, तो ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, ये रिपोर्ट कह रहा है। मगर ब्राह्मण ने प्रोपोगंडा कर दिया। क्या प्रोपोगंडा कर दिया? नहीं, ब्राह्मण यही के मूल निवासी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ब्राह्मण है, उसने अखबार में स्टेटमेंट दिया संताल मुंडा ये कम्युनिटी विदेशी है, हम मूल निवासी है। इसमें है कोई संताल मुंडा? हाँ देखो, जोर से हाथ खुलो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये जब हम गांव की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं ना, तो आप आदिवासियों की जंगल की तरफ जाओ। ये तो बोलेंगे यार वो बेशराम साहब ने तो गांव की तरफ कहा, वो तो जंगलों में तो गांव ही नहीं है, वहां कैसे जाएंगे हम लोग? तो ब्राह्मण ने डाइवर्ट किया, संताल और मुंडा लोगों को घसीटा और इनको विदेशी कहा जाए, ये प्लान किया गया। हम लोगों ने उसका जवाब दिया, डीएनए के आधार पर जवाब दिया कि तुम लोग विदेशी हो, संताल मुंडा विदेशी नहीं है। उनका डीएनए और हमारा डीएनए 100% मैच होता है। 100% मैच होने का सबूत क्या है? SC ST OBC का जो डीएनए है, उस डीएनए का नाम है L3MN का नाम L3MN। आपको ये जानकारी बेसिक होनी चाहिए। और ब्राह्मणों का डीएनए का नाम क्या है? R1A1। जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं वैसे डीएनए ग्रुप होते हैं। डीएनए ग्रुप का नाम हो गया। तो गैर आदिवासी जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी के जो हैप्लो ग्रुप है डीएनए की भाषा में, उसको कहते हैं एम हैप्लो ग्रुप। वही एम हैप्लो ग्रुप संताल और मुंडा के है, तो किस आधार पर विदेशी है? हम तो मूल निवासी है। उन्होंने क्या जाल बिछाया कि ये आदिवासी कम्युनिटी हमारे ब्राह्मणों के दिमाग के साथ उलझ नहीं पाएगी, इनको शायद भाषा का प्रॉब्लम होगा, इनको अलग अलग राज्यों का भाषिक प्रॉब्लम है, ये अंग्रेजी में हमारे साथ फाइट नहीं करेगी, इनके पास मीडिया नहीं है। मगर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने जवाब दिया और वनवासी कल्याण आश्रम हवा में उड़ गया। संगठन वो लोग उसको पूछ रहे, अरे वो हमको विदेशी कह रहा है, तुम जिस संगठन में काम करते हो उस संगठन में तुम काम करते हो और वो हमको विदेशी कह रहा है और तुम उसका काम कर रहे हो। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद कह रहा है ये ब्राह्मण विदेशी है, तुम हमको इसके खिलाफ भड़काते हो। ये तो मेरी वकालत कर रहा है और तुम मेरा होने के बावजूद उसकी वकालत कर रहा है, मैं तुम्हें ही निकाल देता हूँ समाज से। आदिवासियों को जगाना होगा बंगाल में। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, तो सीए का मामला कैसे हल किया जाएगा? डीएनए के बेस पर। और हम सोच रहे हैं कि दोबारा भारत बंद करने के बारे में प्लान किया जाए। अगर वो सीए के नाम पर आम लोगों को डरा रहे हैं तो दोबारा भारत बंद किया जाएगा। प्रबोधन के बाद समझ में आएगा लोगों को, आम लोगों को। मगर भारत बंद जैसी बड़ी एक्शन होगी तो आम लोगों को पता चलेगा कोई ना कोई लड़ रहा है, कोई ना कोई उसका युक्तिवाद कर रहा है, कोई ना कोई उसका लॉजिकल जवाब दे रहा है। बस उसको हमारी शक्ति अगर मिल जाए तो ईंट की ईंट बजा देगा। यानी हमें समाज में क्यों जाना है? एक तो उनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है तो संगठन कहाँ होगा? पहले जानकारी आती है। जानकारी में कौन सी जानकारी? दोस्त और दुश्मन की पहचान ही जानकारी है। ज्ञान वो नहीं है जिस ज्ञान से आज आप अपनी रोटी खा रहे हो, रोजगार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो ज्ञान नहीं है। वो तो पेट पालने का एक जरिया है।
हमारे लोगों को कभी कभी ऐसा प्राउड होता है, मैं एमबीए किया, मैं पीएचडी किया, मैं फलाना हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, तो इतना ज्ञान हो गया, तो व्यवस्था का ज्ञान क्यों नहीं है? इतना ज्ञान हो गया, व्यवस्था का ज्ञान क्यों नहीं है? ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ब्राह्मणवाद का वकील बनते हैं। अगर वो ज्ञानी है तो ब्राह्मण के समर्थक क्यों है? क्योंकि वो ऐसे, हम बोलते झापड़ लगाए हुए, ऐसे ऐसे इतने तक, इसके इधर उधर तो दिखाई भी नहीं। जो ब्राह्मण बोलता है वही पढ़ता है। तो डीएनए का मामला सीए का समाधान है। और हम लोग संभवतः है अप्रैल महीने में ही एक डीएनए कॉन्फ्रेंस इधर लगाएंगे, क्योंकि वो आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे और चुनावी रैलियों के जरिए से प्रोपेगेंडा करेंगे, हमारी सत्ता आते ही सीए लागू करने वाले। दीदी के पास तो जवाब नहीं कि दीदी तो डीएनए की बात करेगी नहीं, और ये कम्युनिस्ट भी नहीं करेगा। ये कम्युनिस्टवाद भी बंगाल के पतन का कारण है। ये जो कम्युनिज्म है ये भी बंगाल के पतन का कारण है। वेस्ट बंगाल के शक्ति न बनने की ये भी एक वजह है। ज्यादातर ट्राइब्स किधर जाते हैं? लाल सलाम। ट्राइब्स किधर जाते हैं? वो आंगनवाड़ियों का मोर्चा होता है हमारी महिलाओं का, उसका नेतृत्व कौन करता है? कॉमरेड बैनर्जी। बैनर्जी कॉमरेड हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। कम्युनिज्म किसने पैदा किया? क्या कार्ल मार्क्स कोलकाता आया था क्या? कम्युनिज्म इंडिया में लाया श्रीपाद अमृत डांगे। भारत के 2 एरिया के ब्राह्मण बहुत डेंजर है, एक पूना के ब्राह्मण और एक बंगाल के कोलकाता के ब्राह्मण। चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, पूना के गोखले, रानड़े, तिलक इकट्ठा हो गए, कांग्रेस बनाए। और हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे से हिंदू महासभा। ये जो कम्युनिज्म आया उसका नाम है श्रीपाद अमृत डांगे। ये तिलक का शिष्य था। और श्रीपाद अमृत डांगे 1940 को जेल में डाला गया ब्रिटिश पीरियड में, वर्ल्ड वार को देखते हुए। तो उसने जेल में रहकर एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसका हिंदी में अनुवाद आया आदि भारत। उसके अंदर उसने लिखा, हमने मार्क्सवाद जरूर स्वीकार किया है मगर हम मार्क्सवादी नहीं है। और साम्यवाद मार्क्स ने थोड़ी पैदा किया। वो कहता है साम्यवाद मार्क्स ने थोड़ी पैदा किया, इसका पेटेंट हमारे ब्राह्मणों के पास है। हम लोगों ने साम्यवाद पैदा किया है, मार्क्स ने नहीं। उस किताब में लिखा बात है। नाम मार्क्स का लेते हैं और काम मार्क्स के नाम पर नहीं करते। उसने उस किताब में लिखा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीना ही साम्यवाद है। श्रीपाद अमृत डांगे ने अपनी किताब में लिखा, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जीना ही साम्यवाद है। हमारे पुरखे ब्राह्मण लोग गाय को पकड़ते थे, गाय को काटकर यज्ञ में भूनते थे और कोई भी ब्राह्मण झगड़ा किए बगैर खाते थे। ये साम्यवाद है। उसने आगे जाकर लिखा कि 5 पांडव एक औरत के साथ उपभोग करते थे मगर 5 भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होता था। यह आदर्श साम्यवाद है। कितने महान लोग हैं। तो इनका कोई लेना देना नहीं है मार्क्स से। ये ब्राह्मणवाद है। कम्युनिज्म, साम्यवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, यह ब्राह्मणवाद का एक अलग अलग चेहरा है। क्योंकि इनका एजेंडा वर्ण व्यवस्था है, इनका एजेंडा जाति व्यवस्था है, इनका एजेंडा महिला को गुलाम बनाना है। और हमारे लोग जो बोले महिला, बहुत सारी महिला SC ST OBC की कहाँ है? कॉमरेड बनी हुई।
इस आइडियोलॉजी को नकार कर फुले शो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, मूल निवासीवाद की आइडियोलॉजी को समाज में लाना होगा। ये भी एक आइडियोलॉजी का प्रचार होगा। किस आधार पर आप समाज को जाओगे? पॉपुलर आइडियोलॉजी से जाओगे या विचार परिवर्तन वाली आइडियोलॉजी से जाओगे? ये आइडियोलॉजी आधार होगा। तीसरा मुद्दा है कि क्यों जाना है गांव की ओर और जल्द से जल्द गांव की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि 2024 में अगर आपके दुख दर्द और पीड़ा का अगर समाधान करना है तो आपके लोगों के वोटों की चोरी होती है। ये वोटों की चोरी होती है और डकैती डालने वाली ईवीएम मशीनें इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए हर दिन गांव में जाकर गांव में कमेटियां बनानी है, बूथ कमेटियां बनानी है। और किस आधार पर बनानी है? चुनाव होने के बाद नहीं, अभी तुरंत